क्लास। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चैप्टर शुरू किया है, इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न ऑर्गन्स शुरू किए थे। पहला मुख के बारे में हमने कल पिछली वीडियो में किया था, और आज हम सेकंड पार्ट है मुख के बाद अगला भाग जिसमें भोजन जाता है, वो है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम ग्रसनी भी कहते हैं। ये लगभग 5 इंच लंबी नली होती है जो हमारे गले वाले पोर्शन में होती है। इस भाग में 2 नलिकाओं के मुख होते हैं, श्वास नली और भोजन नली। श्वास नली जो है वो पीछे की तरफ होती है और भोजन नली श्वास नली आगे की तरफ होती है, भोजन नली पीछे की तरफ होती है। जब हम भोजन को निगलते हैं उसको फूड बोलस BOLUS फूड बोलस कहते हैं। जब हम भोजन को निगलते हैं तो श्वास नली के ऊपर से होकर पीछे भोजन नली में जाता है। अब श्वास नली के ऊपर से भोजन जाता है तो अगर भोजन का कुछ अंश हमारी श्वास नली में चला जाए तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको तब तक खांसी आती रहती है जब तक बाहर वो अंश निकल ना जाए। इसमें कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को बचाने के लिए श्वास नली के मुख के ऊपर मांसपेशियों से बना हुआ एक पर्दा या ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो जब भी हम भोजन निकलते हैं एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, तो उस एपिग्लोटिस के ऊपर से होकर भोजन पीछे भोजन नली में जाता है और बीच में सांस लेने के लिए वो खुलता है और फिर बंद हो जाता है जब भोजन गुजरता है। तो कई बार अगर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, बीच में ही भोजन अंदर गया, कोई भी खाया पिया पानी तरल भोजन तो उसमें चला जाए तो व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और ये ग्रास नली जो है ये मसल्स की बनी, मांसपेशियों की बनी हुई 5 इंच लंबी नली है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ ये भोजन को मुख से आगे इसोफेगस या ग्रास नली में पहुंचाता है। ये 9 से 10 इंच लंबी नली है, हिंदी में इसको ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रसनी से शुरू होकर ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। ये मांसपेशियों से बनी हुई है। मांसपेशियां जो है वो गोल आकार की होती हैं जो छल्लेदार होती हैं। ठीक है। और ये इसकी अंदर की सतह जो होती है वो श्लेष्मिक झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन की से बनी होती है। श्लेष्मिक झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस या श्लेष्मा नाम का एक चिकना पदार्थ बनाती है जिससे अंदर की तरफ नली जो है चिकनी रहती है। इस ग्रास नली में यांत्रिक पाचन क्रिया जो होती है वो उसमें भोजन को आगे बढ़ने में मदद करती है या खींचती है, और ये होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, जिसे क्रमानुपंचन क्रम में सिकुड़ना और फैलना कहते हैं। रासायनिक क्रिया इसमें कोई भी नहीं होती। इसके बाद भोजन जाता है स्टमक या आमाशय में। स्टमक या आमाशय कैसा होता है? एक फूले हुए मशक जैसा या थैले जैसा भाग है और ये डायफ्राम के नीचे होता है लेफ्ट साइड में। अब ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम में एक पर्दा होता है हमारे धड़ वाले हिस्से में मांसपेशियों का बना हुआ, जो हमारे छाती वाले भाग को पेट वाले भाग से अलग करता है। तो छाती से नीचे वाला भाग जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ एक पर्दा है, उस पर्दे के नीचे हमारा डायफ्राम होता है जो लेफ्ट साइड में होता है। अब ये जो डायफ्राम है ये जो एक 30 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर ये चौड़ा एक थैला है जो जब खाली होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, और जब ये भर जाता है भोजन से तो थैले की तरह ये फूल जाता है। ठीक है। इस तरह से इसकी रचना होती है और इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंट्रम। अब ये जैसे ये डायग्राम है, ये देखो बुक में आपकी, ये हमारा भोजन नली का डायग्राम है। ऊपर यहाँ से मुख में भोजन गया, गले वाले भाग में ये हमारी ग्रसनी है और ये हमारी नली जो आ रही है 9 से 10 इंच लंबी, ये हमारी ग्रास नली या ईसोफेगस है। और ये जो थैला है ये वाला, ये हमारा स्टमक या आमाशय है। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर इसमें एक एंट्रेंस है जहाँ से भोजन आया ईसोफेगस से, उस भाग को हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कार्डियक हार्ट होता है और आगे की तरफ ये भाग जाके जुड़ता है हमारे ड्योडिनम के साथ, पक्वाशय के साथ, तो उसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं, पाइलोरिक ओरिफिस उसको हम बोलते हैं। और ये इसके 3 भाग है। ये जो कार्डियक एंड है इससे ऊपर वाला भाग जो है
ये सारा ऊपर का भाग इसको फंडस कहते हैं, बीच वाला भाग बॉडी और पीछे वाला भाग पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पाचन संस्थान का है, ये ऊपर लीवर है, बाकी आगे वाला बाद में करेंगे तो दोबारा वहाँ पे डिटेल में मैं बता दूँगी। अभी तो आप आमाशय जो है उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो ये आमाशय जो है इसमें इनवॉलंटरी मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ होता है। फाइब्रस टिश्यूज, तंतुमय ऊतक से बना हुआ होता है। ये फाइब्रस टिश्यूज या तंतु जो हैं वो लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, आड़े मतलब तिरछे या नीचे पड़े हुए और वृत्ताकार गोलाकार के। इसकी बाहर की तरफ आमाशय की जो थैला है उसकी बाहर की लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं और अंदर उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ भीतरी दीवार। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस या श्लेष्मा नाम का पदार्थ बनाती है। जो इसके फाइब्रस टिश्यूज हैं जो लंबे आड़े वृत्ताकार हैं, इनकी वजह से ये बार बार फैलती और सिकुड़ती है इसकी दीवार, जिससे आमाशय की दीवारों में हलचल होती है और ये भोजन को मथने का काम, मथना चर्निंग, जैसे दही को मथ कर लस्सी बनाई जाती है, मक्खन निकाला जाता है, तो भोजन को मथने की क्रिया इसमें होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो श्लेष्मिक झिल्ली सबसे अंदर है उसमें छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। छोटी ग्रंथियाँ आमाशय रस बनाती हैं। तंत्रिका सूत्र होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि दर्द महसूस करवाते हैं। और ये इसमें रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो आमाशय की दीवारों को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब भोजन भरा हुआ होता है इसमें तो ब्लड आता है, पाचन करने में मदद मिलती है, तो लाल कलर की हो जाती हैं, और जब खाली होता है तो वो पीले रंग की हो जाती है। आमाशय के द्वारा जो ये आमाशय रस बनाया जाता है, ये आमाशय रस का स्राव 3 स्टेजेस में होता है। फिजिकल फेज, जब हम भोजन को देखते सूंघते हैं तो हमारे आमाशय में ये स्राव बढ़ जाता है। नर्वस फेज, जब हम खाते या स्वाद लेते हैं भोजन का, टेस्ट करने से आमाशय रस और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तीसरा केमिकल फेज, ये कब होता है जब भोजन आमाशय में पहुंच गया, तब गैस्ट्रिन नामक हार्मोन जो है वो हमारे आमाशय रस को बनाने में उसको कहता है। जब हमें गुस्सा आता है, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, आमाशय रस कम बनता है। आमाशय रस कम बनेगा तो हमारा भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता। आमाशय रस के स्राव को 80% कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन नाम का ये हार्मोन, और 20% हमारी नर्व्स या तंत्रिकाएं कंट्रोल करती हैं। अब है आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन यांत्रिक भी होता है, रासायनिक भी होता है। यांत्रिक में जैसा हमने पढ़ा था कि भोजन को बारीक पीसा जाता है, जो कि चर्निंग के द्वारा होता है, जो मांसपेशियों के फैलने से कूदने से होता है, जो फाइबर तंतु हैं उनके फैलने से कूदने से। और रासायनिक में आमाशय रस भोजन का पाचन करने में मदद करता है। अभी आमाशयिक रस कैसा है? ये साफ है, कलरलेस है और अम्लीय है। मुख में लाल रस था, वो अक्षारीय था, ये अम्लीय है। इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? सबसे पहला इसमें म्यूकस नाम का श्लेष्मा, वो जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन ने बनाया वो इसमें होती है। और उसका क्या काम है म्यूकस का, कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक के तेजाब से रक्षा करती है आमाशय की दीवार की, उसको गीला रखती है, और विटामिन बी और सी को भी नष्ट होने से बचाती है, जिससे उसकी रक्षा होती है। और ये रस को भी तरल अवस्था में रखती है, भोजन को भी गीला करती है, तो लिक्विड फॉर्म में हमारा आमाशय रस रहे, इसमें म्यूकस मदद करती है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का तेजाब, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन के साथ जर्म्स बैक्टीरिया आ गए। और ये टायरिन एंजाइम जो अक्षारीय माध्यम में काम कर रहा था उसका काम बंद करवा देता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम यहाँ पे हो गया। पेप्सिनोजन इनएक्टिव अक्रियाशील होता है एंजाइम, उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदलता है। इसी तरह से प्रोरेनिन नाम का इनएक्टिव एंजाइम होता है, उसको एक्टिव अवस्था रेनिन में बदलता है। और ये आमाशय में पीएच को बनाए रखता है, अम्लीय रखता है, और ये हेल्प्स इन चर्निंग, मथने में मदद करता है। अब है एंजाइम, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं? 3 एंजाइम हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज तो बहुत कम मात्रा में होता है, अगर इमल्सिफाइड वसा हमने खाई है तो ही ये पाचन कर पाता है, नहीं तो वसा का पाचन नहीं होता। सिर्फ प्रोटीन जो है पेप्सिन और रेनिन में
वो उसको प्रोटीन को पचाने में ये एंजाइम मदद करते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोसिस में बदलता है, उसके बाद उसको पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्टोन्स क्या हैं? ये सरल अवस्था में घुलनशील अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि उनका मेन फूड दूध ही होता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें जल, वाटर, जो इसको तरल अवस्था में रखता है, ये अमाशय रस में पाया जाता है। मिनरल साल्ट, खनिज लवण, इसमें कैल्शियम के, फास्फोरस, पोटाशियम के खनिज लवण होते हैं। मिनरल साल्ट और सोडियम क्लोराइड जो हम नमक होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर होता है। फिर है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है वो विटामिन B12 का अवशोषण करने में मदद करता है। आजकल लोगों में विटामिन B12 की काफ़ी कमी होती है, तो ये विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है। और अगर विटामिन B12 हमारे शरीर में कम हो जाए तो एक अनीमिया होता है, दूसरे तरह का अनीमिया, खून की कमी, जिसको पर्नीशियस अनीमिया कहते हैं। एक एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, और ये अनीमिया होता है पर्नीशियस अनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें सिकल सेल RBC बनते हैं जिसको ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाते। तो इस तरह से हमारे आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक के बाद लिक्विड पदार्थ वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये पाचन या कर्डलिंग तब होती है जब इसके कार्डियक और पेरिफेरल पाइलोरिक ओरिफिस बंद हो जाते हैं। दोनों ढक्कन होते हैं जिनके ऊपर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, तो वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद भोजन को अच्छे से मथा जाता है और फिर लिक्विड पदार्थ गए, उसके बाद फिर कार्बोज गया। कार्बोज सबसे पहले बाहर निकलता है पाचन के बाद, फिर प्रोटीन जाती है, सबसे लास्ट में वसा जाती है। तो प्रोटीन जो है उसको कर्डल कर दिया जाता है, जमाया जाता है, फिर उसके बाद भोजन में प्रोटीन का पाचन होता है। अगर हमने डाइट में ज़्यादा वसा ली है तो भोजन लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा और उसका स्लो डाइजेशन हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को भूख भी जल्दी नहीं लगती। जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है उसका लगभग 3 घंटे तक मिली जुली डाइट हो, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, वसा सब है, तो 3 घंटे लगते हैं भोजन को आगे आमाशय से बाहर पचने के बाद बाहर आगे जाने पर। जो पचा हुआ भोजन, मथा हुआ भोजन आमाशय से निकलता है उसको काइम कहा जाता है, CHYME, काइम उसको हम कहते हैं। और ये जो भोजन होता है ये आगे छोटी आंत में पाचन के लिए जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।